हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इंग्लिश के कुछ और इंपॉर्टेंट इडियम्स, कॉमन यूज के कुछ और इडियम्स। एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है एज फिट एज अ फिडल। इफ somebody is as fit as a fiddle, what does it mean? As fit as a fiddle. As fit as a fiddle का मतलब होता है स्वस्थ होना, तंदुरुस्त होना। अगर किसी व्यक्ति के लिए आप कहते हो कि द पर्सन इज एज फिट एज अ फिडल, तो आप कहना चाहते हो कि वो व्यक्ति, वो इंसान एकदम तंदुरुस्त है, एकदम स्वस्थ है ना? तो इसका मतलब होगा वेरी हेल्थी एंड स्ट्रांग, वेरी हेल्थी एंड स्ट्रांग, एज फिट एज अ फिडल। तो जिस तरह से हम इडियम्स को सेंटेंस में यूज करके याद रखने की कोशिश करते हैं, तो चलिए इस इडियम का भी एक सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है, लेट अस मेक अ सेंटेंस यूजिंग दिस इडियम। जैसे आप कह सकते हैं, हिज ग्रैंडपा is 90 years old. His grandpa is 90, but he is as fit as a fiddle. उसके ग्रैंडपा की उम्र 90 इयर्स है, पर वो अभी भी एकदम तंदुरुस्त हैं। 90 इयर्स की एज में भी उसके ग्रैंडफादर जो हैं वो एकदम हेल्थी हैं, स्ट्रांग हैं, तंदुरुस्त हैं। ही इज एज फिट एज अ फिडल। ठीक है, तो अगर आप हेल्थी हैं तो यू आर एज फिट एज अ फिडल। याद रखना है इस इडियम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट इडियम है रिटेल थेरेपी। रिटेल थेरेपी किसे कहते हैं? थेरेपी किसे कहते हैं? थेरेपी तो एक बहुत कॉमन वर्ड है इंग्लिश का। रिटेल थेरेपी, कभी सुना है ये इडियम, रिटेल थेरेपी? कुछ लोग होता है ना, जिन्हें मतलब स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, तनाव होता है ना, और वो तनाव से छुटकारा पाने के लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। भाई अलग अलग लोग जो है ना, अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं स्ट्रेस वाली सिचुएशन में। कुछ लोगों को जब तनाव ज़्यादा होता है तो वो बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, खाना खाने से उनका तनाव कम होता है। तो कुछ लोग जो है ना, वो शॉपिंग करके जो है वो अपना स्ट्रेस कम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप शॉपिंग करके अपना स्ट्रेस कम करते हैं, है ना, तो जो आप करते हैं वो रिटेल थेरेपी है। रिटेल थेरेपी का मतलब शॉपिंग करके अपने तनाव को कम करना, अपने तनाव से छुटकारा पाना, है ना। तो रिटेल थेरेपी मीन्स शॉपिंग एज अ वे ऑफ getting rid of stress. स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए शॉपिंग करना, रिटेल थेरेपी। तो जैसे सेंटेंस बना लेते हैं, नताशा नीडेड सम रिटेल थेरेपी। So she spent the whole evening at the mall. नताशा को कुछ रिटेल थेरेपी की ज़रूरत थी, वो बहुत स्ट्रेस में थी, बहुत तनाव में थी, है ना। तो वो शॉपिंग मॉल चली गई और पूरी शाम उसने शॉपिंग मॉल में बिताई। शॉपिंग करके उसने अपना स्ट्रेस कम किया। शी नीडेड सम रिटेल थेरेपी, सो शी स्पेंड द होल इवनिंग एट द मॉल, है ना। तो इसे कहते हैं रिटेल थेरेपी। शॉपिंग एज अ वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ स्ट्रेस। लूज योर माइंड, लूज योर माइंड। अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा इंग्लिश में, हैव यू लॉस्ट योर माइंड। हाँ, तो अगर आप अपना माइंड लूज करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? अगर कोई आपसे कहे हैव यू लॉस्ट योर माइंड, तो वो आपसे कहना चाह रहा है पागल हो गए हो क्या। तो लूज योर माइंड का मतलब होता है टू बिकम क्रेजी। ठीक है, पागल होना, टू बिकम मैड, टू गो मैड, टू गो मैड,
to become crazy. अक्सर बोलचाल की भाषा में जब कोई इंसान कोई ऐसा काम करता है ना, कोई मूर्खता करता है, तो हम उससे कहते हैं पागल हो गए हो क्या, है ना? तो उसके लिए हैव यू लॉस्ट योर माइंड, हाँ, तो सेंटेंस बना के देखते हैं. यू हैव स्पेंट 10,000 rupees on a pair of shoes. Have you lost your mind? तुमने एक जोड़ी जूते पर 10,000 रुपए खर्च कर दिए, पागल हो गए हो क्या? भाई एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति अगर 10,000 के जूते खरीद के लाएगा तो उसके घर वाले ऐसे ही कहेंगे उसे. अब कोई बहुत रिच है ना, जिसके लिए 10,000 रुपीज मायने नहीं रखते, तो अलग बात है. बाकी एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति अगर 10,000 रुपए के जूते खरीद के लाएगा तो उससे कहा जाएगा कि तुमने 10,000 रुपए जूतों पे खर्च कर दिए, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, पागल हो गए हो. तो इसको कहते हैं टू लूज योर माइंड. है ना? अब लूज, लूज जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, लूज की सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट. जब आप उसे सेंटेंस में यूज करेंगे और ईडियम में अगर कोई वर्ब है तो वो वर्ब जो है वो टेंस की फॉर्म ले लेगी. अगर आप पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म, परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म. अब जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाया तो मैंने लूज की थर्ड फॉर्म यूज की लॉस्ट. हैव यू लॉस्ट योर माइंड. ठीक है. नेक्स्ट, क्रॉस योर माइंड. माइंड वर्ड से बनने वाला एक और इडियम. इससे पहले हमने देखा लूज योर माइंड, अब आया क्रॉस योर माइंड. क्रॉस योर माइंड. सी, इफ एन आइडिया और अ थॉट क्रॉसेस योर माइंड, इट कम्स इनटू योर माइंड. अगर कोई विचार, अगर कोई आइडिया, अगर कोई थॉट आपके माइंड को क्रॉस करता है तो इसका मतलब वो विचार आपके माइंड में आता है. हाँ, हम अक्सर कहते हैं या सुनते हैं ऐसा, इट नेवर क्रॉस्ड माई माइंड. इट नेवर क्रॉस्ड माई माइंड का मतलब ये चीज तो मेरे माइंड में आई ही नहीं. तो इफ समथिंग, इफ अ थॉट क्रॉसेस योर माइंड, इट कम्स इनटू योर माइंड. तो इसका मतलब होता है टू क्रॉस योर माइंड मीन्स टू कम इनटू योर माइंड. टू कम इनटू योर माइंड. टू कम इनटू योर माइंड. सेंटेंस बना लेते हैं इसका भी. This idea did not cross my mind. Didn't cross my mind. ये विचार, ये आइडिया मेरे माइंड में नहीं आया था. ये आइडिया मेरे माइंड में आया ही नहीं. This idea did not cross my mind. ठीक है ना? तो क्रॉस योर माइंड का मतलब टू कम इनटू योर माइंड. मन में किसी विचार का आना. चलिए, नेक्स्ट इडियम है नो समथिंग इनसाइड आउट. नो समथिंग इनसाइड आउट. नाउ इफ यू नो समथिंग इनसाइड आउट, इट मीन्स दैट यू नो इट वेरी वेल. किसी चीज को आप बहुत अच्छे से जानते हो, किसी चीज से आप बहुत अच्छे से परिचित हो, वाकिफ हो, है ना? तो यू नो इट इनसाइड आउट. तो इसका मतलब टू बी वेरी फेमिलियर विथ समथिंग, टू नो समथिंग वेरी वेल. It means to be very familiar with something, और टू नो समथिंग वेरी वेल. किसी चीज को बहुत अच्छे से जानना, किसी चीज से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होना, उसको कहते हैं टू नो समथिंग इनसाइड आउट. अब ये किसी व्यक्ति के लिए भी यूज हो सकता है. अगर आप किसी इंसान को, किसी पर्सन को अच्छे से जानते हो तो आप कह सकते हो आई नो हिम इनसाइड आउट. आई नो दिस मैन इनसाइड आउट. इसका मतलब मैं इस आदमी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं. आई नो दिस मैन इनसाइड आउट. आप किसी चीज को, किसी जगह को, किसी बात को अच्छे से जानते हैं तब भी आप कह सकते हैं आई नो इट इनसाइड आउट. ठीक है, सेंटेंस बना लेते हैं. आई नो दिस सिटी इनसाइड आउट. As I've lived here
for over 10 years. मैं इस शहर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि as means because, क्योंकि मैं यहां 10 साल से भी ज्यादा समय से रह रहा हूं, या मैं यहां 10 साल से भी ज्यादा समय तक रहा हूं। तो किसी जगह पर आपने 10 साल से भी ज्यादा वक्त बिताया है तो आप उस जगह को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो वही आप कह रहे हैं कि आई नो दिस सिटी इनसाइड आउट, मीन्स आई नो दिस सिटी वेरी वेल। मैं इस शहर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 साल से भी ज्यादा वक्त बिताया है। मैं यहाँ पे 10 साल से भी ज्यादा समय से रह रहा हूं या रहा हूं। आई हैव लिव्ड हियर फॉर ओवर 10 years। है ना? तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये आप किसी समथिंग की जगह यहाँ पे somebody भी हो सकता है। कोई इंसान है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप उसके लिए भी कह सकते हैं आई नो यू इनसाइड आउट, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। ठीक है? तो नो समथिंग और somebody इनसाइड आउट। नेक्स्ट, गो ओवरबोर्ड। गो ओवरबोर्ड, गो ओवरबोर्ड का मतलब क्या होता है? है ना? हिंदी में हम कहते हैं हद करना, हद कर देना। कभी कभी हम किसी काम को लेकर इतने ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, है ना, कि हम हद कर देते हैं। बहुत ज्यादा उत्साह में आकर के हम किसी भी काम को जितना करना चाहिए उससे बहुत ज्यादा जो है वो कर देते हैं, तो हम हद कर देते हैं। तो हद करने को कहते हैं गो ओवरबोर्ड। हाँ, तो इट मीन्स टू बी टू enthusiastic अबाउट समथिंग, टू बी टू enthusiastic about something। किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा enthusiastic होना, बहुत ज्यादा उत्साह में आकर के हद कर देना। टू डू टू मच ऑफ समथिंग, या कोई काम आपने बहुत ज्यादा कर लिया जितना नहीं करना चाहिए था, है ना, जोश जोश में आपने उस काम को कुछ ज्यादा ही कर दिया, है ना, तो उसको कहते हैं गो ओवरबोर्ड। है ना? अब गो देखो वर्ब है। अब अगर आप पास्ट टेंस का सेंटेंस बना रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस का, तो गो की सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे वेंट। ठीक है ना? तो जैसे सेंटेंस है ये, ही वेंट ओवरबोर्ड with dieting and exercise, with dieting and exercise। He went overboard with dieting and exercise। कई लोग ऐसा करते हैं, कई लोगों की ये समस्या है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। किसी ने कह दिया कि भाई डाइटिंग करो, एक्सरसाइज करो, तुम्हारा वजन कम हो जाएगा, तुम अच्छे दिखोगे, स्लिम दिखोगे, है ना, तो उसने जोश जोश में आकर के बहुत ज़्यादा ही डाइटिंग कर दी और बहुत ज़्यादा ही एक्सरसाइज उसने कर ली। उसकी वजह से उसे तकलीफ होने लगी, कमज़ोरी हो गई, है ना, वीकनेस फील होने लगी, है ना। तो ये इसको बोलते हैं ही वेंट ओवरबोर्ड विद डाइटिंग एंड एक्सरसाइज, यानी डाइटिंग और एक्सरसाइज को लेकर के वो कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया। तो ही वेंट ओवरबोर्ड विद डाइटिंग एंड एक्सरसाइज। गो ओवरबोर्ड। टाइटन योर बेल्ट, टाइटन योर बेल्ट। अपने बेल्ट को टाइटन करने का मतलब क्या होता है? हाँ, टाइटन योर बेल्ट का मतलब, यहां पे बेल्ट से कोई मतलब नहीं है, बेल्ट को टाइट करने की बात नहीं हो रही है। टाइटन योर बेल्ट का मतलब होता है कि आम तौर पर आप जितना पैसा खर्च करते हो उससे कम खर्च करना। कभी कभी क्या होता है ना कि पैसे की तंगी होती है, हाथ तंग होता है, उतने पैसे नहीं होते हमारे पास जितने होने चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? बचत करते हैं, किफ़ायत करते हैं, है ना। तो पैसे की बचत करना उसको कहते हैं टाइटन योर बेल्ट, यानी कम पैसे खर्च करना। टू स्पेंड लेस मनी देन यूजुअल, टू स्पेंड लेस मनी देन यूजुअल। सेंटेंस बना लेते हैं। यू नीड टू tighten your belt during hard times,
ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स। मुश्किल वक्त में हमें बेल्ट को टाइटन करने की ज़रूरत होती है, हमें बेल्ट को टाइटन करना पड़ता है। मतलब कि मुश्किल वक्त में हमें जो है खर्चा कम करना पड़ता है। तो इसका मतलब वही हुआ, खर्चा कम करना, कम पैसे खर्च करना, क्योंकि ज़्यादा पैसे हैं नहीं। ज़्यादा पैसे हैं नहीं तो क्या करेंगे, कम खर्च करेंगे, है ना। तो टाइटन योर बेल्ट, यू नीड टू टाइटन योर बेल्ट ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स। ये भी कह सकते हैं, और एग्जाम्पल ले सकते हैं, आई एडवाइज्ड हिम टू टाइटन हिज बेल्ट। आई एडवाइज्ड हिम टू टाइटन हिज बेल्ट का मतलब मैंने उसे सलाह दी कि वो अपना खर्चा कम करे, मैंने उसे कम पैसे खर्च करने की सलाह दी। ठीक है, योर की जगह हिज, हर, किसी पर्सन का नाम जो है वो भी आ सकता है। नेक्स्ट इडियम है फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। है ना, जल बिन मछली। मछली को, फिश को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो तड़पने लगती है ना। तो कोई व्यक्ति, कोई इंसान अगर इस तरह से फील कर रहा है जैसे मछली पानी से बाहर आकर फील करती है, तो उसका मतलब क्या हुआ, टू फील वेरी अनकंफर्टेबल। कभी कभी आप है ना अनकंफर्टेबल, बेचैन फील करते हैं। मतलब आप आमतौर पर जिस एनवायरनमेंट में रहने के आदी हैं, है ना, जिस माहौल में रहने के आदी हैं, आपको उस एनवायरनमेंट से बाहर किसी दूसरे एनवायरनमेंट में भेज दिया जाए तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। यू फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। तो इसका मतलब टू बी वेरी अनकंफर्टेबल, बहुत अनकंफर्टेबल होना या बहुत अनकंफर्टेबल फील करना, टू बी वेरी अनकंफर्टेबल। सेंटेंस बना लेते हैं, ही फेल्ट लाइक fish out of water at his new workplace. At his new workplace. वो पहले कहीं और काम करता था, अभी उसने कहीं दूसरी जगह काम करना शुरू कर दिया, तो उसका जो नया वर्क प्लेस है वो उसको एकदम से अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। तो वो वहाँ पर जो है अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। अपनी नई वर्क प्लेस पर आकर के वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, है ना। तो ही फेल्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर एट हिज न्यू वर्क प्लेस। फिश आउट ऑफ वाटर। है ना, तो बहुत आसान काम है इडियम्स को याद करना, समझना, है ना। बस उसको समझ करके उसका सेंटेंस जो है एग्जाम्पल के लिए, है ना, वो हमें बना लेना चाहिए, या उस सेंटेंस को हमें याद कर लेना चाहिए कहीं से देख के। चलिए नेक्स्ट, रीड somebody like a book और read someone like a book. someone means a person, कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को किताब की तरह पढ़ना। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप लिटरेट हैं, तो आपको किताब पढ़ने को दी जाए तो आप उसे पढ़ लेते हैं। तो इसी तरह से किसी इंसान को भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब आप उस इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपको पता होता है कि वो व्यक्ति इस समय क्या सोच रहा है। ठीक है ना। तो आप कह सकते हो, अगर किसी से आप कहते हो कि आई कैन रीड यू लाइक अ बुक, आई कैन रीड यू लाइक अ बुक, तो इसका मतलब आप उससे कह रहे हो कि मैं, तुम क्या सोच रहे हो मुझे पता है, मैं तुम्हें किताब की तरह पढ़ सकता हूं, है ना। तो इसका मतलब है टू अंडरस्टैंड और टू नो what somebody is thinking. कोई क्या सोच रहा है ये पता होना। है ना, सेंटेंस बना लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। शी हैज लिव्ड विद हिम फॉर 20 years.
She can read him like a book. वो 20 साल से उसके साथ रह रही है, या वो 20 साल उसके साथ रह चुकी है, इसलिए वो उस आदमी को बहुत अच्छी तरह से जानती है, उसके मन में क्या चल रहा है उसे पता होता है, वो उसे किताब की तरह पढ़ सकती है, उसके मन में क्या चल रहा है वो समझती है, क्योंकि उसने उसके साथ 20 साल बिताए हैं. शी कैन रीड हिम लाइक अ बुक. टू अंडरस्टैंड what somebody is thinking, what somebody thinks. Read somebody like a book. Not rocket science. It is not rocket science. Rocket science. अब रॉकेट बनाने की साइंस जो है वो बड़ी मुश्किल है, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, है ना. हर इंसान साइंटिस्ट नहीं होता, और रॉकेट बनाने की जो साइंस है वो हर किसी को नहीं आती है. तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में कहते हो, किसी विषय के बारे में या किसी काम के बारे में कहते हो कि भाई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप कहना चाहते हो कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है. इसका मतलब समथिंग विच इज़ नॉट डिफिकल्ट टू डू, समथिंग विच इज़ नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. कोई ऐसी चीज़ जिसको करना या जिसको समझना मुश्किल नहीं है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस. इट मीन्स not difficult to do or understand. कोई करने का काम, कोई समझने की बात अगर मुश्किल नहीं है तो वो रॉकेट साइंस नहीं, ऐसा कहा जाता है ना. सेंटेंस बना लेते हैं इसका भी. मेकिंग a cup of coffee is not rocket science. अब एक कप कॉफी तो कोई बच्चा भी बना लेगा, कॉफी का एक कप बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी कर लेगा. मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी इज नॉट रॉकेट साइंस. इट मीन्स इट इज नॉट डिफिकल्ट. तो नॉट डिफिकल्ट टू डू और अंडरस्टैंड, नॉट रॉकेट साइंस. Keep your nose to the grindstone. ये भी एक इडियम है, keep your nose to the grindstone. इसका क्या मतलब होता है keep your nose to the grindstone का? बिना रुके लगातार मेहनत करते रहना. हाँ, to work hard without stopping to rest. To work hard without stopping to rest. It means to work hard विदाउट रेस्टिंग, बिना आराम किए लगातार काम करते रहना. कीप योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन. ठीक है ना. सेंटेंस बना लेते हैं इसका भी. इफ यू कीप योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन, you will get the desired result. You will get the desired result. अगर तुम लगातार मेहनत करते रहोगे, रुकोगे नहीं, तो तुम्हें मनचाहा परिणाम मिल जाएगा. If you keep your nose to the grindstone, you will get the desired result. ये इसका सेंटेंस हो गया, एग्जाम्पल सेंटेंस. नेक्स्ट है इसके बाद में बाइट द बुलेट. बाइट द बुलेट. अब देखो, लिटरल मीनिंग बुलेट को चबाना, लेकिन ये एक इडियम है, इसका मतलब बुलेट को चबाना तो नहीं है, इसका कुछ और मतलब है. बाइट द बुलेट.
कभी कभी हमें बुलेट बाइट करनी पड़ती है, मतलब किसी ऐसी चीज को स्वीकार करना पड़ता है जिसे हम स्वीकार करना नहीं चाहते। कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो हम करना नहीं चाहते, है ना। तो इसका मतलब है टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट और टू डू समथिंग अनप्लेजेंट बिकॉज यू हैव नो अदर चॉइस। कोई ऐसी चीज करना जो अनप्लेजेंट हो क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मजबूरी में किसी चीज को करना, मजबूरी में किसी चीज को स्वीकार करना, मजबूरी में कोई काम करना, ठीक है ना। तो इसका मतलब टू डू समथिंग अनप्लेजेंट बिकॉज यू हैव नो चॉइस, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपको वो काम करना ही पड़ेगा। तो इसको भी हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इस तरह से, समटाइम्स वी जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट and do things we don't like. Sometimes we just have to bite the bullet and do things we don't like. हम सबकी लाइफ में कभी कभी मतलब ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें ना चाहते हुए भी किसी चीज को करना पड़ता है। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि कभी कभी हमें ना चाहते हुए भी बुलेट को बाइट करना होता है और वो काम करना पड़ता है जो हम पसंद नहीं करते। वी जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट एंड डू थिंग्स वी डोंट लाइक, है ना। तो बस इसका मतलब ये है कि ऐसा काम करना जो आपको पसंद नहीं हो, है ना, जिसे आप वैसे करना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है। मजबूरी में कोई काम करना, बाइट द बुलेट। Bite the dust. Bite the dust. Bite the dust. Dust को बाइट करना, ठीक है, धूल चाटना हिंदी में बोलते हैं, बाइट द डस्ट। तो अगर कोई चीज या कोई व्यक्ति डस्ट को बाइट करता है तो इसका मतलब वो असफल होता है या उसकी हार हो जाती है ना। तो इसका मतलब है असफल होना या हार जाना। बाइट द डस्ट का मतलब है टू फेल और टू बी डिफीटेड, to fail or to be defeated, असफल होना या हार जाना। सेंटेंस बना लेते हैं इसका भी। If you work in a slipshod manner, your plan will bite the dust. Slipshod, slipshod का मतलब होता है केयरलेस, लापरवाही वाला। slipshod manner, अगर आप slipshod manner में काम करते हैं ना तो इसका मतलब आप लापरवाही से काम करते हैं। slipshod माने केयरलेस। slipshod is an adjective which means careless. तो slipshod manner means careless manner. सेंटेंस कह रहा है if you work in a careless manner your plan will bite the dust. जो योजना तुमने बनाई है, जो प्लान तुमने बनाया है, उस प्लान को सफल बनाने के लिए तुम्हें जो है बड़े ध्यान से काम करने की जरूरत है। अगर तुम लापरवाह होकर काम करोगे तो तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा। योर प्लान विल बाइट द डस्ट मीन्स योर प्लान विल फेल, तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा। तो बाइट द डस्ट का मतलब होता है फेल होना, असफल होना या हार जाना, है ना। किसी व्यक्ति का हार जाना, उसके लिए भी हम ये बाइट द डस्ट यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं ही मेड हिज एनिमी बाइट द डस्ट, ही मेड हिज एनिमी बाइट द डस्ट, उसने अपने दुश्मन को धूल चटा दी, मतलब उसने अपने दुश्मन को हरा दिया,
उसके दुश्मन की हार हुई, है ना। तो ये कुछ और कॉमन यूज के इंपॉर्टेंट इडियम्स थे। इस तरह के बहुत सारे इडियम्स इंग्लिश में हैं, ठीक है ना। तो हमें बस जो है वो याद करते रहना है, नए इडियम्स को लर्न करके थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ। वोकैबुलरी, इडियम्स, हाँ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसमें जब तक इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हम जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक इन्हें याद रखने में दिक्कत आएगी। तो थोड़ा सा इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इन इडियम्स को दोबारा अच्छी तरह से देखेंगे और इनको याद करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।